आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आज हमें पढ़नी है राजस्थान राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। देखो, विधायी क्षेत्र या विधायी शक्तियां में सबसे पहले है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी क्षेत्र के जो है इसमें संसद के अधिवेशन बुलाता है। इसके संसद के अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, अधिवेशन को बुलाता है। अधिवेशन को बुलाता है, वह अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करता है। समाप्ति की घोषणा करता है, ठीक है, समाप्ति की घोषणा करता है। अगला है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा को भंग करता है। 9 बार लोकसभा भंग हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 9 बार लोकसभा भंग। इसके बाद संसद के अधिवेशन, यानी कि जब चुनाव होकर लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होने के बाद में संसद के प्रारंभ, यानी कि संसद में सबसे पहले प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों का क्या करता है? संबोधित करता है। प्रारंभ में यानी कि चुनाव होने के बाद जैसे ही दोनों सदन आते हैं, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बैठकों में भाषण देता है, उनको संबोधित करता है। फिर विधायी क्षेत्र है, इसमें जो दूसरी है वह विधायी क्षेत्र में पहला है विधायी क्षेत्र के का प्रशासन है। प्रशासन के बाद में दूसरी है मनमोनित, ठीक है, कि सदस्यों को मनमोनित करना। सदस्यों को मनमोनित करना। देखो, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनमोनित करता है। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनमोनित करता है, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा खेल, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, आदि क्षेत्रों में जो विशेष ज्ञान होते हैं उन विशेष व्यक्तियों को, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किया जाता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनमोनित किया जाता है, ठीक है। और 2020 के बाद में लोकसभा में 2020 के बाद में लोकसभा में मनमोनित सदस्यों की संख्या को निरस्त कर दिया गया है। अब कोई भी प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपति लोकसभा में नहीं करता है, ठीक है। अब है विधेयक पर निषेध का अधिकार।
2 नंबर था सदस्यों को मनमोहित करना। 3 नंबर है, 3 नंबर रहेगा कि विधेयक पर निषेध का अधिकार, विधेयक पर निषेध अधिकार, ठीक है, का प्रयोग। संसद के स्वीकृति के बाद, यानी कि कोई भी विधेयक है वह संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के बाद में वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। परंतु राष्ट्रपति द्वारा कुछ विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज दिया जाता है और यदि संसद पुनः उसी विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो वही विधेयक दूसरी बार राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को पारित करना ही होता है, उस पर हस्ताक्षर करना ही होता है या करने ही होते हैं, उस विधेयक को पारित करना ही होगा। तो सबसे पहले इसमें कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति के बाद, स्वीकृति के बाद क्या बनता है? स्वीकृति के बाद वह कानून का रूप धारण करता है। दूसरा है कुछ विधेयकों को, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेजता है। ठीक है, पुनः विचार के लिए भेजता है। जब पुनः विचार के लिए भेजता है तो लोग संसद द्वारा जब उसको पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो 4 नंबर पर है वह क्या रहेगा? अध्यादेश, अध्यादेश जारी करना। जब संसद के अधिवेशन, ठीक है, इसके अंदर जब संसद का अधिवेशन समय पर नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके अंदर वह संसद की आदेश देता है कि संसद की जो अधिवेशन है वह समय पर हो। यदि 6 माह, यदि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय होता है उस समय राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्या विधायी शक्ति। ठीक है, क्या थी? विधायी शक्ति। सबसे पहले विधायी क्षेत्र में प्रशासन संबंधी, तो प्रशासन में संयुक्त बुलाता है, अधिवेशन को बुलाता है, संबोधित करता है। प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से भाषण देता है। ठीक है, उनको संबोधित करता है। प्रधानमंत्री की परामर्श पर, ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऐसा 9 बार हो चुका है। दूसरा है सदस्यों को मनमोहित करना। सदस्यों को मनमोहित करने में राज्यसभा से 12 सदस्यों को मनमोहित किया जाता है और लोकसभा से 2 सदस्यों को मनमोहित किया जाता है। विधेयक निषेध अधिकार का प्रयोग,
जब कोई भी विधेयक संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वह कानून का रूप धारण करता है, परंतु राष्ट्रपति कुछ विधेयकों को पुनर्विचार के लिए संसद में भेजता है। जब संसद द्वारा पुनर्विचार भेजे हुए को दोबारा पारित कर ठीक है राष्ट्रपति के समक्ष रखती है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देनी ही होती है, अनिवार्य है। फिर है अध्यादेश जारी करना। जब संसद के अधिवेशन में 6 माह से अधिक का समय हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये थी अपनी किसकी, राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां। अब हमें पढ़नी है राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, अब राष्ट्रपति के बारे में वित्तीय शक्तियां पढ़नी है। तो देखो वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष, ठीक है, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष यानी लोकसभा राज्यसभा के समक्ष सरकार द्वारा बजट को प्रस्तुत करवाया जाता है या बजट को रखवाया जाता है। प्रतिवर्ष, ठीक है, संसद के समक्ष सरकार द्वारा बजट राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद रखा जाता है। ठीक है, रखवाता है या रखा जाता है कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष को कहते हैं वित्तीय वर्ष। सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसे वित्त वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसे वित्त वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सरकार द्वारा आय व्यय का पूरा ब्यौरा, ठीक है, संसद के समक्ष रखा जाता है। संसद में लोकसभा, ठीक है, संसद में लोकसभा कि संसद में लोकसभा द्वारा संसद में लोकसभा होती है, लोकसभा द्वारा लोकसभा से ना तो कोई अनुदान मांग सकता है और ना ही कोई विधेयक, ना ही कोई विधेयक, ठीक है, दोनों पर ही यदि संसद को राज्यसभा को चर्चा करनी होती है तो लोकसभा पर यह सब सवाल करने से पहले, प्रश्न पूछने से पहले राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष संसद के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा बजट रखवाया जाता है, सरकार द्वारा बजट रखा जाता है। 1 वर्ष में आय और व्यय का पूरा ब्यौरा भारत का रखा जाता है। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च का बीच का जो समय होता है उसे वित्त वर्ष कहा जाता है। लोकसभा
से ना ही तो कोई अनुदान मांग सकता है, ना ही कोई विधेयक पर चर्चा कर सकता है। यदि उन पर चर्चा करनी है तो उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो ये था वित्तीय शक्तियां। अब आती है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में देखो, राष्ट्रपति संविधान का प्रमुख होने के कारण, ठीक है, प्रमुख होने के कारण क्या करता है कि इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। यानी कि न्यायपालिका की जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होती है, न्यायाधीश होता है, उसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो दूसरा था इसमें जो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, इस उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, इसकी व्यवस्था के लिए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था के लिए जो कानून नियम बनाए जाते हैं, उन संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। दूसरा आता है कि न्यायालय द्वारा अपराधी को दिए गए दंड में, यानी अपराधी को उच्चतम न्यायालय में की व्यवस्था के नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा जब किसी व्यक्ति को अपराध के मामले में दंड दिया जाता है तो उस दंड को अक्षमादान, ठीक है, दंड में परिवर्तन और दंड को कुछ समय तक रोक सकता है या फिर उसको क्षमा कर सकता है। तो यह प्रावधान है। देखो, अक्षमादान, परिवर्तन और रोक सकता है, दंड को कुछ समय तक रोक सकता है। यह राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है प्रतिवर्ष बजट रखवाता है, राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना लोकसभा से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और न्यायिक शक्तियां में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के संबंध में जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायालय द्वारा जब किसी अपराधी को दिए गए दंड पर अक्षमादान, परिवर्तन, दंड को रोक सकता है। यह सब राष्ट्रपति की क्या है, सामान्य कालीन शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति की सामान्य कालीन शक्तियां हैं। अब हमें पढ़ना है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या अशांति, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंदर जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या किसी क्षेत्र में अशांति की व्यवस्था हो तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा
कर सकता है, ठीक है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, परंतु 2 माह के अंदर, ठीक है, 2 माह के अंदर 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति लेनी होती है। इसकी संसद की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से या फिर अलग अलग, ठीक है, संयुक्त रूप से या फिर अलग अलग, ठीक है, कि पारित कर दिया जाता है। तो पारित होने के बाद या स्वीकृति के बाद में आपातकाल 6 माह तक लागू रहता है, 6 माह तक लागू रहता है। यदि एक बार संसद द्वारा स्वीकृति के बाद, ठीक है, 6 माह तक आपातकाल लागू रहता है। यदि आपातकाल को बढ़ाना है 6 माह से अधिक, 6 माह से अधिक रखना है, तो 6 माह पूर्ण होने से पहले संसद द्वारा पुनः पारित किया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा पुनः पारित किया जाता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकता है और 1 माह में संसद की स्वीकृति लेनी होती है। कितने में? 1 माह में, ठीक है, 1 माह में संसद की स्वीकृति लेनी होती है। वही कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों द्वारा जब बहुमत पारित कर आपातकाल की घोषणा को स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह 6 माह तक लगती है। 6 माह बाद पुनः इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। इस संविधान संशोधन में एक परिवर्तन किया गया है कि अशांति के समय, ठीक है, अशांति के समय संसद के जो कैबिनेट होते हैं, ठीक है, कैबिनेट द्वारा, ठीक है, जब कैबिनेट द्वारा लिखित रूप में परामर्श देते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जब लिखित रूप में परामर्श दिया जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। जो ऊपर बाह्य आक्रमण ये हो रहे हैं उस समय तो राष्ट्रपति को कैबिनेट के लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब राज्य में अशांति की व्यवस्था हो उस समय कैबिनेट द्वारा लिखित रूप में परामर्श देता है, तब ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। ये अनुच्छेद 352 है। अब 352 के बाद में अनुच्छेद आता है 356। अनुच्छेद 356 में, ठीक है, दूसरा है राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार जब किसी राज्य का, ठीक है, जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो तब राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा परामर्श दी जाती है, या फिर अन्य रूप से यह समाधान हो जाए कि राज्य का संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो रहा है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है, उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यह
अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में अशांति या फिर संविधान के अनुसार जब शासन नहीं चल रहा होता है तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। 3 नंबर है वित्तीय संकट की उद्घोषणा। जब राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाए या फिर यह समाधान हो जाए, यह आकांक्षा हो जाए कि भारत का, ठीक है, जो भारत का है यह शासन है, यह किसके अनुरूप नहीं, जो वित्तीय संकट है यह संकट आने वाला है, भारत की जो वित्तीय शाखा है वह खतरे में है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, और संसद द्वारा, ठीक है, संसद द्वारा 1 माह के अंदर संसद द्वारा स्वीकृत कर करे जब पारित किया जाता है तो यह वित्तीय संकट है यह 6 माह के लिए लागू होता है। यदि 6 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद द्वारा 6 माह पर लगातार इसको परिवर्तन यानी संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान करनी होती है। और ये राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल होता है इस में भी क्या है, संसद की स्वीकृति आवश्यक है। संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है, संसद द्वारा स्वीकृति मिलने पर 6 माह तक लगता है। ठीक है, जो संवैधानिक तंत्र है ये 6 माह तक लगता है। यदि 6 माह से अधिक करना है तो संसद को पुनः स्वीकृत करना होगा, संसद को पुनः बहुमत के साथ पारित करना होगा कि आपातकाल की है वह उस राज्य के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है, किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि 6 माह तक बढ़ाकर 3 वर्ष तक आपातकाल लगा सकता है। 3 वर्ष के बाद किसी भी परिस्थिति में उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यह थी आपातकालीन संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहले है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में वर्णन है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और अशांति के समय राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है, परंतु 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है और संसद की स्वीकृति के बाद में आपातकाल की घोषणा 6 माह तक रहती है। यदि 6 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद को पुनः पारित करना होता है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में जो युद्ध अनुच्छेद 352 है इसमें परिवर्तन कर ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण के समय, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, परंतु अशांति के समय जब घोषणा करनी होती है तो कैबिनेट द्वारा लिखित रूप में परामर्श देने के बाद ही अशांति संबंधी घोषणा कर सकता है। ठीक है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या फिर राज्यपाल द्वारा परामर्श दी जाती है तो उस राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा की जाती है। आपातकाल की घोषणा के बाद संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। संसद की स्वीकृति के बाद में 6 माह तक आपातकाल की घोषणा रहती है। यदि आपातकाल को बढ़ाना है तो संसद द्वारा पुनः पारित करना होता है और किसी भी राज्य के लिए 3 वर्ष से अधिक आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। फिर है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360 में है, ये कितने में है, 360 में। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति है जब उसको यह लगे कि भारत का जो वित्तीय शाखा है वह खतरे में है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, यदि संसद की स्वीकृति के बाद में 6 माह तक आपातकाल लागू रहता है। यदि आपातकाल को बढ़ाना है तो संसद की स्वीकृति पुनः लेनी होती है। तो यह थी राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां और सामान्य शक्तियां।